बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नासिर अब्बास नैयर का अफसाना फरिश्ता नहीं आया। ये इनका अफसाना, इसका मौजू है रजाइयत और अपनी मदद आप। एक हिम्मत और जुर्रत की कहानी है। एक 10 साल की बच्ची जो जंगल में तन-तनहा है। उसे नहीं पता कि वो यहाँ तक कैसे आई। वो जख्मी हालत में है और कहानी में भी ये नहीं बताया गया कि वो कौन सी वजूहात थी जिसकी बिना पर वो यहाँ पर है। वो बेहोशी से जैसे ही होश में आती है तो सबसे पहले उसे अपने बाबा का ख्याल आता है। उसे अपनी बहन शन्नी का ख्याल आता है। वो उन्हें पुकारती है लेकिन उसके पास सिर्फ उसकी बहन का मुर्दा वजूद है। वो समझती है उसकी बहन गहरी नींद सोई हुई है। वो इसके ठंडे चेहरे पर हाथ लगाती है, उसे उठाती है और अंधेरे में अपने कंधे पर उठाकर न जाने कितना ही सफर तय करती है। अपनी बहन को बार-बार जगाने की कोशिश करती है, लेकिन अफसाने में फ्लैशबैक की तकनीक से उसे याद आता है कि जब उसकी माँ फौत हुई थी तो वो भी ऐसे ही लग रही थी जैसे सोई हुई हों। फिर उसे अंदाजा होता है कि बार-बार मिट्टी मेरी बहन के मुँह पर पड़ रही है। इसकी नाक में, इसके मुँह में, इसकी आँखों के ऊपर मिट्टी है लेकिन ये होश में नहीं है। तो उसे अंदाज़ा होता है कि ये मर चुकी है। फिर वो अपनी बहन को गिद्धों से बचाती है, भेड़ियों से बचाती है और अपनी बहन को पुकार के कहती है कि मैं अपनी बहन की जो लाश है वो गिद्धों के हवाले नहीं करूँगी। मैं इसे यहाँ भेड़ियों के हवाले नहीं करूँगी। वो अपनी बहन को दफनाती है। एक 10 साल की बच्ची इतनी हिम्मत और ताकत के साथ यहाँ पे काम करती है। अब चूँकि अफ़साने का मौज़ू है फ़रिश्ता नहीं आया, तो इस मौज़ू का इस कहानी से ये मेल है कि वो बचपन में अपनी दादी से कहानियाँ सुना करती थी कि एक शहज़ादी थी, 10 साल की शहज़ादी थी, जंगल में अकेली रह जाती है, फिर उसकी मदद को एक फ़रिश्ता आता है, वो हाथ बढ़ाती है, फ़रिश्ता उसका हाथ पकड़ता है और यूँ वो अपने घर पे, अपने बिस्तर पे होती है। कितनी ही देर ये बेनाम मरकज़ी किरदार ऐसे ही एक फ़रिश्ते की तलाश में रहता है, इंतज़ार में रहता है, लेकिन इसे फ़रिश्ता नहीं मिलता। उसे अपनी मदद खुद ही करनी पड़ती है। फिर वो एक मुसलसल जिद्दोजहद में रहती है। वो वो हर तरफ दौड़ती है, मदद के लिए पुकारती है, लेकिन वहाँ उसे कोई इंसान नज़र नहीं आता। आखिर वो जंगल पार भी कर लेती है। फिर जब एक आबादी शुरू होने लगती है और खेत होते हैं, खरबूजे का खेत होता है, तो खरबूजा खाते हुए उसे नींद आ जाती है। वहाँ इंसान नुमा भेड़िया इसकी इज्जत पर हमला करता है, लेकिन वो अपने बाप की उम्र के इस आदमी को भी शिकस्त देने में कामयाब रहती है। यहाँ तक कि वो उस पर इतने कस्सी के वार करती है कि वो मर जाता है। एक 10 साल की बच्ची जो जंगल पार कर आई, एक जानवर और भेड़िए जितने भी गिद्ध और जानवर उसके रास्ते में आए, वो एक जंगल से उन सब का मुकाबला करते गुजर आई। लेकिन जैसे वो इंसानों की बस्ती में आती है तो अब इंसान नुमा भेड़िए भी उसके लिए खतरा हैं। लेकिन अब उसके अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत आ चुकी है कि वो अपनी मंजिल तक हर मुश्किल का सामना करते हुए पहुंच सकती है। अफसाने का मौजू रजाइयत है कि अगर इंसान रजाई रहे, उम्मीद का पहलू ना छोड़े, उम्मीद का दामन थामे रखे तो वो हर मुसीबत, हर मुश्किल का सामना करने के काबिल होता है। रजायत दरअसल नफ्सियात की इस्तिलाह है जो उर्दू में राइज है और इसकी ज़िद कनूतियत है। रजायत रजा से बना है और इसका लुग़वी मानी है उम्मीद। अदबी इस्तिलाह के तौर पर रजायत का मफ़हूम है कि नज़्म और नस्र में मायूसी का मनफ़ी रवैया इख्तियार करने के बजाय उम्मीद का मुस्बत रवैया इख्तियार करना, ज़िंदगी का रोशन पहलू दिखाना, अच्छे ख़यालात पेश करना, आरज़ू और उम्मीद का दामन थामे रखना। बुनियादी तौर पर ये फ़लसफ़े की इस्तिलाह है। जर्मन फ़लसफ़ी लाइबनीज़ का नुक्ता नज़र है कि अच्छी से अच्छी दुनिया जो पैदा की जा सकती थी, वो हमारी दुनिया है। ये नज़रिया दुनिया के बारे में मायूस होने से महफूज़ रखता है और इस ख़्याल को फ़रोग़ देने का बाइस बनता है कि अगर दुनिया में मौजूदा हालत ख़राब भी है, तो आखिर एक ना एक दिन वो सही हो जाएगी। अगर आज शर खैर पर हावी है, तो एक दिन खैर को शर पर गलबा हासिल हो जाएगा। इसी तरह जहाँ तक अदब का लिटरेचर का ताल्लुक है, तो अदब में उन अशिया व वाक़ियात का रोशन पहलू दिखाना जो मुस्तक़बिल के बारे में पुरुम्मीद नुक्ता नज़र रखता हो, रजाइयत है। ऐसे शख्स को जिसके अफ़कार में रजाइयत हो, उसे रजाई कहा जाता है। अल्लामा इक़बाल खुद भी रजाई थे और उन्होंने रजाइयत को अच्छे कौमी अदब के तौर पर ज़रूरी भी समझा। फरमाते हैं, कौम की ज़िंदगी के लिए इसका और इसके लिटरेचर का रजाइया होना ज़रूरी है। अफ़साने में एक तन-तनहा बच्ची
جو جنگل میں اکیلی رہ جاتی ہے، وہ پنچھیوں کی آوازوں سے، ان کی حرکات و سکنات سے یوں محسوس کرتی ہے جیسے اسے ان کی زبان سمجھ میں آ رہی ہے۔ وہ ہر طرح کا خطرہ بھانپنے لگ جاتی ہے۔ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک تنہا انسان جنگل کی زبان آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ اسے جنگل میں رہتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ خوف، خون، بھوک، چونکہ اس کے سر پہ چوٹ لگی ہے، اس کا مسلسل خون نکل رہا ہے، تو اسے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خون، خوف، بھوک، پیاس، تھکن، یہ اور کانٹے جو اس کے جسم میں جا بجا لگے ہوئے ہیں، یہ موت کا دوسرا نام ہے۔ انسان کی جبلت میں خطرے کو بھانپ لینے کی حس ہے۔ خطرے کو بھانپنا اس کی جبلت میں شامل ہے۔ وہ جب پرندوں کو ایک طرف کو جاتا اور اچانک سے خاموشی کا چھا جانا دیکھتی ہے جنگل میں، تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی خطرہ ہے، لیکن وہ دیکھ نہیں پا رہی کہ بھیڑیا کدھر، لیکن اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی خطرہ ہے۔ یہ ایک 10 سالہ بچی کی کہانی ہے۔ 10 سالہ بچی اپنے اندر ایک عظیم جدوجہد دریافت کرتی ہے۔ وہ بھیڑیوں سے بچ کے آ جاتی ہے، مگر انسانی آبادی میں اسے انسانی بھیڑیے بھی ملتے ہیں۔ یہ بچی اپنی بساط، اپنی طاقت سے بڑھ کر کام کرتی ہے۔ اپنے دماغ میں وہ اپنے دفاع میں وہ اپنے باپ کی عمر کے آدمی کو قتل کرتی ہے۔ بچپن کی کہانیاں انسانی دماغ پر گہرا اثر چھوڑتی ہیں۔ وہ بچی بھی ایک فرشتے کے انتظار میں ہے کہ وہ ہاتھ بڑھائے گی، فرشتہ اس کا ہاتھ پکڑے گا اور اسے گھر چھوڑ دے گا۔ لیکن یہاں اسے اپنی مدد آپ کرنی پڑتی ہے۔ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی فرشتہ نہیں آئے گا، مجھے اپنی مدد خود ہی کرنی ہوگی۔ اور ایک 10 سال کی بچی عزت کی حفاظت، عورت کی چونکہ جبلت میں شامل ہے، تو وہ اپنی حفاظت کس طرح سے کر پاتی ہے۔ اسے اندازہ تو نہیں ہوتا کہ یہ آدمی اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، لیکن اسے اتنا احساس ہوتا ہے کہ کچھ غلط ہونے جا رہا ہے، تو وہ اپنا دفاع کرتی ہے۔ یہ ہمت، جرت، اپنی مدد آپ کی کہانی، جس کا مرکزی کردار بے نام ہے، یہ مسلسل جدوجہد میں ہے۔ اسلوب کی بات کی جائے تو بہت سادہ اسلوب ہے، سلاست ہے، روانی ہے، سادہ زبان بیاں کا استعمال ہے، فلیش بیک کی تکنیک ہے، اس میں جزیات نگاری بہت اچھی ہے، منظر نگاری بہت اچھی ہے، اور اس میں ایک میٹا فکشن پہلو استعمال ہوا ہے، مہا فکشن کا فلسفے کے اس افسانے کے اندر بیان ہوا ہے۔ اور مہا فکشن ہے کیا کہ کہانی کے اندر کہانی کا بیان ہونا جو ہے وہ میٹا فکشن ہے۔ تو افسانے کے اندر اس کی مثال ملتی ہے، جیسا کہ بچی کو جنگل میں خیال آتا ہے کہ دادی اماں نے کچھ ہی عرصہ پہلے اسے ایک کہانی سنائی تھی۔ شہزادی کی عمر 10 سال ہوئی تو وہ ایک روز ایک بلی کا پیچھا کر کے رستہ بھٹک گئی، جنگل میں پہنچ گئی۔ رات ہوئی، جنگل میں شہزادی اکیلی تھی، ایک درخت کے تنے سے لگ کر بیٹھ گئی، رو رہی ہے، اپنے آپ میں سمٹی ہوئی ہے۔ شیر کی گرج سنائی دی تو لگا دل سینے سے باہر اچھل پڑے گا۔ تنے کو پکڑ کر درخت پر چڑھنے کی کوشش کی تو کیا ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ آتا ہے اور شہزادی کا ہاتھ پکڑتا ہے، اگلے ہی لمحے شہزادی اپنے بستر پر ہوتی ہے۔ تو یہ ایک میٹا فکشن کی مثال ہے اس افسانے میں۔ فلیش بیک کی تکنیک کا استعمال ہوا ہے۔ جنگل کراس کرتے ہوئے، جنگل سے گزرتے ہوئے اسے احساس ہوتا ہے، اسے یاد آتا ہے کہ وہ دوڑ کر ایک دفعہ اپنے گھر کے اکلوتے کمرے میں جب داخل ہوئی تو سامنے ایک اجنبی کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ کچھ ہی دن تو ہوئے تھے جب اس کی دادی نے کہا تھا کہ اب تم بڑی ہو گئی ہو، سینے پر دوپٹہ لیا کرو اور اچھلا کودا نہ کرو۔ وہ اس بات کو تب تو ٹھیک سے نہیں سمجھ سکی، لیکن جنگل سے گزر کے آگے اس آدمی کا سامنا کرتے وہ اس چیز کا مطلب جو ہے اس پہ آشکار ہو جاتا ہے کہ اس کی دادی نے اسے کیوں کر منع کیا تھا۔ ہمت، جرت اور امید کی یہ کہانی ہے۔ ایک نیم مردہ وجود عناصر کے خلاف مزاحمت کرتا نظر آتا ہے، اور یہ وجود 10 سالہ ہے۔ بدترین حالات کا سامنا کرتے ہوئے وہ ان حالات کے آگے ہتھیار ڈالنے پر آمادہ نہیں ہے، بلکہ جرت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتا ہوا یہ مرکزی کردار نظر آتا ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے "A man can be destroyed but never be defeated"، انسان تباہ تو ہو سکتا ہے لیکن ہار نہیں مان سکتا۔ یہی حال اس مرکزی کردار کا ہے، وہ کسی صورت بھی ہار ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی ہمت اور جرت کی ایک مثال ہے، اس کا منظر بڑا خوبصورت بیان ہے یہاں۔ جس وقت وہ شنی کی طرف، اپنی بہن کی مردہ لاش کی طرف، جس وقت وہ شنی کی طرف چھلانگ لگا کر پہنچی، ٹھیک اس لمحے اس نے محسوس کیا اسے ایک نئے مہیب مرحلے کا سامنا ہے۔ نہ جانے کیسی اس نے ایک پل کے 1000ویں حصے میں یہ راز پا لیا کہ ایک خالی ہاتھ 10 سال کی زخموں سے چول لڑکی کے پاس ابھی ایک ہتھیار ہے، عناصر کے خلاف جدوجہد کا۔ اس کے خالی ہاتھوں کو اس نے سمجھا کہ یہ بھی ہتھیار ہیں، اور وہ مقابلے کے لیے تیار تھی۔
जज़ियात निगारी की एक मिसाल, इसने पूरी ताकत जमा करके चीख मारी, जंगल गूंज उठा और चिड़ियां परेशानी के आलम में उड़ती नजर आईं। शनि की तरफ बढ़ता हुआ जानवर भाग गया। वो भेड़िया था। इसने शनि को जख्मी बाहों में भरा उठाया। इसका चेहरा मिट्टी में लथपथ था। मिट्टी इसकी आंखों में थी, मुंह में थी, मगर वो टस से मस नहीं हुआ था। सादगी सिलासर रवानी जुबान ब्याह का सादा होने के साथ साथ हकीकत निगारी का पहलू भी इस अफसाने में नजर आता है। वो इस जुबान बयां में कोई भी माफूकल फितरत अंसर नजर नहीं आता। अफसाना हकीकत की तर्जुमानी करता है। एक इंसान है, जंगल में फंसा है और वो अपनी मदद आपके तहत वहां से हिम्मत और जुर्रत के साथ निकलता है। और ये हकीकत निगारी इस फिक्री पहलू की भी तर्जुमानी करती है कि हकीकी जिंदगी में फरिश्ते नहीं आते मदद के लिए। इंसान को अपनी मदद आपके तहत ही काम करना पड़ता है। तन्हाइयाँ इंसान को ज़िम्मेदार भी बना देती हैं। यहाँ पे उसको पता है उसके बाबा नहीं है, उसकी बहन नहीं है, उसे जो भी करना है खुद करना है, तो वो ज़िम्मेदारी ले लेती है। अपनी बहन की ज़िम्मेदारी लेती है, उसे उठाती है, उसे दफनाती है। गिद्धों का मुकाबला करती है, भेड़ियों का मुकाबला करती है बहादुरी के साथ और अपनी इज़्ज़त की हिफाज़त करने में भी कामयाब रहती है। अफ़साने के आखिर पर जब वो उस हमलावर इंसान को खुद मारती है, तो मुसन्निफ़ ये ज़ाहिर करना चाहता है कि अकेला इंसान अगर हिम्मत से, ताकत से काम ले, तो वो हर मुश्किल का सामना कर सकता है। वो रोए ज़मीन पर से ऐसे तमाम इंसान नुमा भेड़ियों का सफाया करने के काबिल हो जाता है, जो किसी बच्ची की इज्जत पर हाथ डाल दे। ऐसे तमाम भेड़ियों का मुकाबला करने के लिए एक 10 साला बच्ची भी अगर जुर्रत से काम ले तो वो काफ़ी है। उम्मीद का दामन पकड़े हुए वो बच्ची इस रोशन किरण के साथ जिंदा है और जंगल पार करती है। आगे से आगे अपनी मंजिल पर रवां दिखाई गई है कि आखिर वो एक दिन अपने घर पहुंच जाएगी। बच्ची जो है वो हिम्मत हारती नहीं नजर आती। वो बेहोश होती है। उसे अपने बालों में तकलीफ का एहसास होता है, तो उसे एहसास होता है कि चींटियां उसके जख्मी सर में जो है जख्म खरोच रही हैं उसका। वो फिर हिम्मत से उठती है। वो पहले तो अपने बाबा को पुकारती है, लेकिन उसे पता चलता है कि पता नहीं उसके अब्बू भी कहाँ हैं। तो आखिर वो अपनी मदद आपके तहत खुद हिम्मत करती है। कहानी का ये मरकजी किरदार बेनाम है, जो अफसाने के आखिर पर भी अभी मंजिल पर रवां दिखाई देता है, लेकिन उसकी उम्मीद और उसकी हिम्मत ये जाहिर करती है कारी पर कि वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। मरकजी किरदार बेनाम है, शनि मुर्दा बहन है, बाबा का नाम भी नहीं बताया गया अफसाने में, और वो एक किसान होता है जो भेड़िया नुमा इंसान है जो इस पर हमला करता है। अफसाना उम्मीद का पहलू और अपनी मदद आपके तहत का पहलू जो है वो उजागर करता है। शुक्रिया।